हमारा टॉपिक है ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। और ये भी जीके में काउंट होता है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के हवाले से उन तमाम चीज़ों को जानें कि जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इन 5 क्वेश्चंस की लोकेशन को समझना है। तो बच्चों, दुनिया में ना 5 ओशंस हैं। ओशन और सी में फर्क होता है। सी हम कहते हैं छोटे समंदर को, ओशन कहते हैं बड़े समंदर को। तो दुनिया में ना 5 ओशंस हैं। ओशन को उर्दू में कहते हैं बहर, बे है और रे के साथ, और जबकि सी को उर्दू में कहते हैं बहीरा। तो दुनिया में ना टोटल 5 ओशंस हैं। और एक पी ए आई एस ए, तो इसका एब्रीवेशन बन जाता है या इसका निमोनिक बन जाता है पैसा। पी फॉर पैसिफिक सबसे बड़ा ओशन है, अटलांटिक उससे छोटा है, इंडियन उससे छोटा है, देन सदर्न है, और सबसे छोटा जो है वो आर्कटिक है। तो इसी सीक्वेंस से हम इनको याद भी कर सकते हैं। तो ये इनकी लोकेशन है। सबसे पहले है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है आपको स्क्रीन की इस साइड पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, और पैसिफिक आपको स्क्रीन की इस साइड पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये पैसिफिक के नाम से दो समंदर नहीं है, बल्कि आपको पता है कि दुनिया जो है ना वो गोल है। तो हम जब उसका फ्लैट पेश करते हैं तो हम उसको किसी एक जगह से ब्रेक कर देते हैं। तो ये जो ये वाली जगह है ना, ये यहाँ से दुनिया को ब्रेक कर दिया गया, ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ से दुनिया को ब्रेक कर दिया गया। तो आप ये समझ लें कि जो ईस्टर्न कॉर्नर है, ये इस वेस्टर्न कॉर्नर से कनेक्टेड है। एक फोल्डेड पेपर हो ना, आप उसको दरमियान से काट दें तो फ्लैट हो जाएगा। तो तकरीबन ये उसी तरह का कंसेप्ट है। तो पैसिफिक ओशन जो है, ये इसकी ईस्टर्न साइड है। ये पैसिफिक है। तो पैसिफिक की ईस्ट ये बनता है जिसमें नॉर्थ अमेरिका है, और फिर इसमें ये साउथ अमेरिका है। और ये इसकी वेस्टर्न साइड बनती है ओशन की। तो पैसिफिक की वेस्ट में ऊपर ये एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में पूरी दुनिया के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन ही है। और साउथ में क्या है, पूरी दुनिया के साउथ में ये सदर्न ओशन, जिसको हम एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं। तो नॉर्थ और साउथ इसमें तो आर्कटिक ओशन और एंटार्क्टिक ओशन है इसकी। लेकिन ईस्ट और वेस्ट में क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, और वेस्ट में एशिया, एंड देन ऑस्ट्रेलिया। फिर इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट ओशन है, दैट इज अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की जो ईस्टर्न साइड है, उसमें है यूरोप और अफ्रीका। और जो इसकी वेस्टर्न साइड है, इसमें नॉर्थ अमेरिका एंड देन साउथ अमेरिका। नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में यहाँ पे ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड से इधर देखें तो ये आर्कटिक ओशन है। और साउथ में क्या है, साउथ में अगेन वही है, अंटार्कटिक ओशन है। फिर है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की ईस्टर्न साइड पर ऑस्ट्रेलिया है, इसकी नॉर्थर्न साइड पे एशिया है, इसकी वेस्टर्न साइड पे अफ्रीका है, और सदर्न साइड पे एंटार्क्टिक ओशन या सदर्न ओशन। हम आगे चल के दोबारा इनकी लोकेशंस को देखेंगे जब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपके माइंड में ना एक इमेज क्रिएट होना चाहिए। ये थोड़ा सा डिटेल्ड मैप है। यहाँ पे आप देखें, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं विद पैसिफिक ओशन, तो ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में ये जो इसकी आई थिंक, ओके, तो पैसिफिक ओशन की ईस्टर्न साइड पे जो है ना सीज, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कैरिबियन सी है, जो कि यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है विथ द गल्फ ऑफ पनामा, और पनामा कैनाल के थ्रू। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इसकी वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे देखें, ऊपर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बैरिंग स्ट्रेट हमने डिस्कस किया था कि बैरिंग स्ट्रेट एशिया को सेपरेट करता है फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। जो स्ट्रेट होती है ना बच्चों, ये एक ऐसा छोटा वाटर वाटर बॉडी होता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। चले अभी
इसकी तरफ मैं दोबारा वापस आता हूँ। पहले हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं इधर वापस आता हूँ। दोस्तों एग्जाम में ना दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन कहता है कि जमीन का कितना फीसद जो है वो कवर्ड बाय द वाटर है। तो जमीन को अगर हम यानी कि अर्थ को मैं दो हिस्से में डिवाइड करूं, तो ये दो हिस्से बनते हैं, लैंड एंड वाटर। अब इस वाटर में क्या क्या आ जाएगा? इस वाटर में आ जाएंगे आपके ओशियंस, आपकी स्ट्रीम्स, आपके लेक्स, आपके ग्लेशियर्स। मतलब वाटर का कोई भी सोर्स है ना, वो इसमें काउंट हो जाता है। तो कलेक्टिवली बन जाता है 71%। यानी कि अर्थ का 71 इज कवर्ड कवर्ड बाय द वाटर, एंड 29 इज कवर्ड 29% इज कवर्ड बाय द लैंड। लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन एक और तरह से भी आता है। वो जो दूसरा पैटर्न है वो है -% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द ओशन वाटर। अब वाटर को हम दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं फ्रेश वाटर, ये वो वाला पानी है जिसको हम पी सकते हैं। तो ग्लेशियर्स का पानी आपको पता है ये पिया जा सकता है। और ये जो लेक्स होती हैं उनका पानी जो है पिया जा सकता है। सेम हमारे यहाँ तो जो नहरें हैं इनमें मड बहुत ज्यादा होता है, वरना अगर ये बिल्कुल साफ हो, पक्की बनी हुई हो, तो ये वाला पानी भी पिया जा सकता है। दरियाओं का पानी जो होता है वो भी ड्रिंकेबल होता है। और ये जो बुखारात होते हैं वो भी, जो पानी जमीन पे भेजते हैं, वो भी ड्रिंकेबल वाटर होता है। हम इसको फ्रेश वाटर कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी कैटेगरी है, जो समंदर में पाई जाती है, जिसमें सीज एंड ओशंस का वाटर है, और कुछ लेक्स भी हैं आपको पता है जिनका पानी नहीं पिया जा सकता, तो हम उसको कहते हैं ओशन वाटर। अब पानी का 3% जो है वो फ्रेश वाटर है, और 97% जो है वो ओशन वाटर, जो साल्टी वाटर। तो ये तो होगी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है ना बच्चों एग्जाम में, कि -% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द ओशन वाटर, तो उसका जवाब देन बनता है 69%। जमीन का, पानी का नहीं, पानी में तो 97% जो है वो ओशन वाटर है, और 3% जो है वो फ्रेश वाटर। लेकिन अगर जमीन की बात की जाए, तो जमीन का जो 71% कवर्ड बाय द वाटर है, उसमें से 69% जो है दैट इज बाय द ओशन वाटर, एंड 2% इज बाय द फ्रेश वाटर। मुझे बताएं इस पॉइंट की समझ आई है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं। और जो ओशंस का पानी साल्टी क्यों होता है? क्योंकि इसमें साल्ट मिक्स होते हैं। साल्ट का फार्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है, इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं। बच्चों सी और ओशन में क्या फर्क है? सी जो है ना, ये छोटे वाटर बॉडीज होते हैं, और जो ओशंस हैं ये बड़े वाटर बॉडीज होते हैं। एक तो इनके साइज का फर्क हो गया। नंबर टू, सी की बच्चों डेफिनेशन ये है कि सी ऐसा वाटर बॉडी है जिसको किसी एक साइड से एटलीस्ट जमीन टच करती हो, एक चीज। और दूसरा ये कि वो किसी समंदर में ओपन होता हो, ओशन की तरफ ओपन होता हो, या किसी दूसरे सी के साथ कनेक्ट होता हो। लेकिन कुछ, आपको पता है कुछ सी ऐसे नहीं है, लाइक एरल सी या कैस्पियन सी। जबकि ओशन की डेफिनेशन ये है कि ओशन को किसी भी साइड से खुश्की नहीं टच होती। लाइक यहाँ पे एक पाकिस्तान खत्म हो रहा है, तो आगे है तो सारा पानी। लेकिन हम क्या कहते हैं कि पहले अरेबियन ओशन है, और उससे आगे फिर जो है वो इंडियन ओशन है। तो ओशन को किसी भी साइड से जमीन टच नहीं होती। जमीन के साथ जितना भी पानी है उनको हम किसी न किसी सी का नाम देते हैं, इसलिए सीज जो है वो अनकाउंटेबल है। और फिर सी से आगे ओशन होता है। नंबर थ्री, क्योंकि मैंने आपको बताया कि खुश्की के साथ साथ जो है वो सी होता है, तो दरिया जो है वो कहाँ पे पानी फेंकते हैं? वो पानी अपना सीज में ओपन करते हैं। तो सी में क्योंकि फ्रेश वाटर मुसलसल शामिल हो रहा होता है, तो सी का पानी जो है वो लेस सलाइन होता है, उसमें नमकियात की मिकदार कंपैरेटिवली कम होती है। जबकि ओशन में क्योंकि फ्रेश वाटर मिक्स नहीं हो रहा होता, तो ओशन का पानी ज्यादा साल्टी होता है। तो ये तीन मेजर डिफरेंसेस हैं सी और ओशन के। अच्छा बच्चों, हम ना कुछ वाटर बॉडीज को देखते हैं कि वाटर बॉडीज को कैसे डिफाइन करते हैं।
ये जो ब्लू कलर में ना ये वाटर है, और ये जो पीच कलर है ये लैंड है। तो यहाँ पे आपके सामने एक लैंड है जो कि चारों साइडों से कवर्ड बाय, सॉरी, एक वाटर बॉडी है जो कि चारों साइडों से कवर्ड बाय द लैंड है। तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं लेक। LAKE, लेक। फिर इसके साथ अगर आप देखें, इसके साथ एक लैंड है जो कि चारों साइडों से कवर्ड बाय द वाटर है, ये वाला। तो इसको हम कहते हैं आईलैंड, जजीरा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। लेक एक ऐसा वाटर बॉडी जो कि चारों साइडों से कवर्ड बाय वाटर है, और सॉरी लैंड है। और लैंड, आईलैंड क्या है, ये एक लैंड है जो कि चारों साइडों से कवर्ड बाय द वाटर है। फिर यहाँ पे देखें, ये है गल्फ और ये है बे। गल्फ को अगर हम देखें तो गल्फ की डेफिनेशन क्या है इसकी, अब देखें, ये ईस्टर्न साइड लैंड है, वेस्टर्न साइड लैंड है, नॉर्दर्न साइड लैंड है। तो कोई भी तीन साइड है जो है ना उनमें लैंड हो और एक साइड पर पानी हो, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, हम इसे कहेंगे ये गल्फ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी तकरीबन वही पैटर्न है। ईस्टर्न साइड पे भी लैंड है, वेस्टर्न पे भी लैंड है, एंड नॉर्दर्न साइड पे भी लैंड है। सदर्न साइड पे वाटर है, लेकिन दोनों की शेप में फर्क है। इसको कहते हैं बच्चों, ये वाली जो जगह है ना, इसको कहते हैं ओपनिंग। तो ये जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग बे की बड़ी है और गल्फ की छोटी है। तो दो फर्क होते हैं इनमें। नंबर वन, बे साइज में बड़ी होती है एंड गल्फ साइज में छोटी होती है। एंड नंबर टू, ओपनिंग ऑफ द बे बड़ी होती है, यानी कि बे का जो मुंह है वो भाई वो बड़ा होता है, और गल्फ का जो मुंह है वो छोटा होता है। तो दोनों क्या है, दोनों वाटर बॉडीज हैं, दोनों की तीन साइड पे खुश्की है, एक साइड पे पानी है। और फर्क क्या है इनके साइज का और इनकी शेप का। फिर यहां से अगर आप देखें तो ये है पेनिनसुला और ये है केप। तो पेनिनसुला ये क्या है, ये एक ऐसी खुश्की है जिसको तीन साइडों से पानी ने कवर किया हो। इसकी ईस्टर्न साइड देखें, नॉर्दर्न साइड देखें, वेस्टर्न साइड देखें, तो ये एक पेनिनसुला है। केप की भी यही डेफिनेशन है। केप जो है ये साइज में, सॉरी, इसकी जस्ट ओपनिंग का फर्क होता है। साइज में पेनिनसुला जो है वो केप से बड़ा हो सकता है। फिर यहाँ पे देखें, यह है इस्थमस और यह है स्ट्रेट। स्ट्रेट एक ऐसा वाटर बॉडी है, देखें ये जो छोटा वाटर बॉडी है एक स्ट्रेट है। इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर पानी है सारा। इससे नीचे क्या है, इसके नीचे भी पानी है। ये दरमियान में दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो ये क्या है, स्ट्रेट एक वाटर कनेक्टर है। खुद भी एक वाटर बॉडी है, छोटा वाटर बॉडी है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखें, ये एक लैंड मास है, छोटा सा लैंड मास है जो दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, यानी कि ऑपोजिट ऑफ द स्ट्रेट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इस्थमस। इस्थमस। बच्चों यहाँ तक अब मुझे पहले बताएं कि क्लियर है या कोई डाउट है तो हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। ओके फाइन। अब हम वापस आते हैं जहां से मैंने आपसे कहा था कि मैं इस साइड पे दोबारा आऊंगा। देखें, यहाँ पे ये है ना, इसको हम कहते हैं, ये वाली जगह जहाँ पे कर्सर है, इसको हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ऊपर आप देखें तो ऊपर आर्कटिक ओशन है, नीचे अगर आप देखें तो पैसिफिक ओशन है। ये एक छोटा वाटर बॉडी है,
जो कि कनेक्ट कर रहा है आर्कटिक ओशन को विद द पैसिफिक ओशन। इसको हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। फिर यहाँ पे एक सी है जिसको कहते हैं सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान को अगर आप देखें, सी ऑफ जापान की जो ईस्टर्न साइड है ना, ये छोटे से जो आपको यहाँ पे व्हाइट कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं जहाँ पे ये कर्सर पॉइंट है, तो कर्सर है सॉरी, इसको कहते हैं जापान। तो सी ऑफ जापान जो है वो क्या कर रहा है, जापान को सेपरेट कर रहा है। इस साइड पे देखें तो ये चाइना है, चाइना से ऊपर ये रशिया है, और चाइना से ये जो नीचे की साइड पे है ये है कोरिया। तो सी ऑफ जापान मेनली जापान को कोरिया से अलग कर रहा है। और फिर अगर आप यहाँ पे देखें जहाँ पे अब कर्सर है, ये जगह है कोरिया और ये है चाइना। दोनों के दरमियान में ये एक एरो है जो कि एक खाली ब्लू कलर की जगह को दिखा रहा है। ये जो ब्लू कलर की जगह खाली है ये एक समंदर है जिसको कहते हैं येलो सी। तो चाइना में हमने पढ़ा था येलो रिवर भी है, और फिर वो येलो रिवर जो है वो यहाँ पे येलो सी में आके ओपन होता है। यहाँ पे फिर ईस्ट चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी है, और ये फिलिपाइन सी है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा समंदर माना जाता है, सबसे बड़ा सी माना जाता है फिलिपाइन सी को। साउथ चाइना सी को सबसे ज्यादा कंटेस्टेड सी माना जाता है दुनिया का। यहाँ पे आप देखें तो ये है अंडमान सी। अंडमान सी जो है वो इंडियन ओशन में है। अंडमान सी के साथ कुछ जजायर हैं जिनको कहते हैं अंडमान आइलैंड्स। आपने सुना होगा काले पानी की सजा। तो काले पानी की सजा जो है वो अंडमान आइलैंड्स पे दी जाती है। अंडमान आइलैंड्स ये इंडिया के पास है। फिर ये है बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन में है ये भी, और ये दुनिया की सबसे बड़ी बे है। बे ऑफ बंगाल इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन में यहाँ पे ऊपर देखे तो ये लैब्राडोर सी है, हमने इसको डिस्कस किया था जब हम अमेरिका को पढ़ रहे थे। और यहाँ पे देखे तो ये सरगासो सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सरगासो सी दुनिया का हर सी जो है उसकी डेफिनेशन यही है कि वो किसी ना किसी एक साइड से जरूर खुश्की को टच करता है। लेकिन ये जो सरगासो सी है ना बच्चों, ये किसी भी साइड से खुश्की के साथ टच नहीं होता। इट इज द ओनली सी विच डज नॉट टच एनी लैंड। यहाँ पे देखे तो ये है गल्फ। कौन सी गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड है। मैक्सिको गल्फ इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। फिर ये कैरिबियन सी है, हमने पढ़ा था, जिसको हम वेस्ट इंडीज भी कहते हैं। ये बाल्टिक सी हमने देखा हुआ है। बाल्टिक सी, इसके साथ बाल्टिक स्टेट्स हैं, लिथुआनिया, लैटविया और इस्टोनिया। इसको सी इसलिए कहते हैं कि वहां पे ना पानी जो है वो बिहेव ऐसे करता है। इसकी जो है ना ये अमेरिकन साइड पे जो इसकी साइड बनती है वेस्टर्न साइड, वहां पे पानी बिहेव ऐसे करता है कि जैसे वो खुशकी को टच करके वापस आ रहा। तो मतलब एक नेचुरल जो है ना वो बैरियर वहां पे फील होता है। तो पानी सेम उसी तरह से बिहेव कर रहा होता है जैसे वो खुशकी को टच करके आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सरगैसो सी है, उसको एक अलग सी का नाम दिया। अच्छा, ये बाल्टिक सी है जहाँ पे हमने पढ़ा था तीन बाल्टिक स्टेट्स हैं। और ये नॉर्थ सी है यहाँ पे जहाँ पे कर्सर पॉइंट है। ये इसको अलग कर रहा है इंग्लैंड को फ्रॉम यूरोप। ये जो फिनलैंड वगैरह हैं उनसे। यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है। बे ऑफ बिस्के के ऊपर फ्रांस है और इससे नीचे स्पेन है। तो बे ऑफ बिस्के जो है ये फ्रांस और स्पेन के दरमियान समझ लेके लोकेटेड है, दोनों को अलग कर रही है इस जगह से। यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ऊपर इसके स्पेन है, नीचे मराकेश है, दोनों के दरमियान जिब्राल्टर स्ट्रेट है। जिब्राल्टर स्ट्रेट ये एंट्री पॉइंट है मेडिटेरियन सी का। तो इसलिए इसको की टू मेडिटेरियन भी कहते हैं। और जिब्राल्टर स्ट्रेट मैंने आपको बताया था कि ये है तो स्पेन के साथ, लेकिन किसके कब्जे में है,
ये बर्तानिया के कब्जे में। इवन जिब्राल्टर के नाम से एक जगह भी है स्पेन के साथ, वो भी किसके पास है, वो भी स्पेन के पास है। तो जिब्राल्टर से आप एंटर होते हैं तो आप मेडिटेरियन सी में आ जाते हैं। मेडिटेरियन सी किस ओशन का समंदर है, तो भाई जिस जिस साइड से आपको रास्ता मिलेगा उसी साइड का समुंदर है। तो मेडिटेरियन का रास्ता जो है वो इधर से आ रहा है, जिब्राल्टर स्ट्रेट से। तो मेडिटेरियन जो है ये अटलांटिक ओशन का समंदर है। यहाँ से फिर इस जगह से इस मेडिटेरियन को कनेक्ट कर दिया गया इस जगह के रेड सी के साथ। अब रेड सी के साथ इसका जो कनेक्शन है दैट इज थ्रू पनामा केनाल। अब आप कहेंगे जी पनामा केनाल जो है उसको रेड सी में कनेक्ट कर रही है, एंड देन रेड सी जो है उसको गल्फ ऑफ अदन में, और फिर आगे इंडियन ओशन। तो हम इसको इंडियन ओशन में भी तो कह सकते हैं। ये जो पनामा केनाल है ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। तो नेचुरली इसका जो कनेक्शन है मेडिटेरियन सी का वो अटलांटिक ओशन के साथ बनता है। और फिर इससे ऊपर अगर आप आए तो इधर ब्लैक सी वगैरह, एड्रियाटिक, आयोनिया। रेड सी के साथ तो स्विच की बात हो रही। सॉरी आपकी बात समझ नहीं आई। फिर मैंने कहा रेड सी के साथ तो जो कनेक्ट हो रही है वो स्विच कनाल के थ्रू नहीं हो रही। जी जी, स्विस कैनाल के थ्रू नहीं। हाँ स्विस कैनाल है, हाँ बिल्कुल। मैंने कुछ और कहा था। जी आपने और कहा था, और किनाल का नाम लिया। सॉरी, स्विस कैनाल के थ्रू कनेक्ट हो रही है। स्विस कैनाल जो है ये मैन मेड है, तो इसलिए हम इसको नेचुरल कनेक्शन तो नहीं कह सकते इधर। अच्छा बच्चों, ये पांच समंदरों का तारुफ था। अब हम इन पांच समंदरों को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो हम आ गए जी पैसिफिक की तरफ। मैंने आपसे कहा था ना वो जो एक मैप हम दिखा रहे थे आपको, उसमें यहां से इसको ब्रेक करके दिखाया जाता है। मिड ऑफ द ओशन जो है पैसिफिक ओशन, यहां से इसको ब्रेक करके दिखाया जाता है क्योंकि फ्लैट करके मैप आपके सामने पेश करना है। अब पैसिफिक का एक जेन्युइन मैप आ गया। तो यहाँ पे आप देखें ये पैसिफिक की ईस्टर्न साइड है, इसमें नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे साउथ अमेरिका। ये इसकी वेस्टर्न साइड बनती है तो यहाँ पे एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया। अगेन ये एक फुल मैप, अगर जमीन को ऐसे ही दिखाया जाए जैसे वो नेचुरली है, तो देखें ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका, ये है एशिया यहाँ तक, और ये है ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ में क्या है, ऊपर है जी आर्कटिक ओशन। यहाँ पे दरमियान से जो एक रास्ता बनता है दोनों के दरमियान, इसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। और साउथ में क्या है, साउथ में यहाँ पे है सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन। तो पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। इतना बड़ा ओशन है कि ये अकेला ओशन पूरी खुश्की से ज्यादा बड़ा है। लैंड जो है वो दुनिया का 29%, जबकि ये ओशन जो है ये ऑलमोस्ट 32% जा बनता है। तो ये अकेला समंदर इतना बड़ा है कि ये खुश्की से ज्यादा बड़ा है। इसको पैसिफिक का नाम किसने दिया था, ये एक शख्स है जिसका नाम है फर्दिनेंड मैगेलन। वो बच्चे जो सिर्फ जीके तैयार कर रहे हैं तो बच्चों इसकी डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए आपको जो सबसे अच्छा चैनल है वो है देखो सुनो जानो के नाम से, फैसल बड़ाइच का। तो ये कौन था, ये एक मैरिनेर था जिसका ताल्लुक पुर्तगाल से था। ये सबसे पहले पैसिफिक में आने वाला यूरोपियन था। अब तक वो जो इससे पहले के लोग थे वो आते थे अमेरिकाज को ढूंढ ढांड के वापस चले जाते थे। बहुत सारे लोग आए, ये पहला था जो कि ऐसे बिल्कुल साउथ तक आया, साउथ अमेरिका के, फिर उसने वहां से रास्ता निकाला और पैसिफिक में आया। तो पैसिफिक में आने वाला ये पहला यूरोपियन था। इसने देखा कि पैसिफिक का पानी बहुत ज्यादा पीसफुल है, जैसे हिंदी में कहते हैं ना शांत है, तो ये बहुत ज्यादा शांत किस्म का पानी था। तो इसने उसका नाम रखा पीसफुल, द पैसिफिक ओशन, द पीसफुल ओशन। इसकी जो ईस्टर्न साइड है बच्चों, सॉरी,
ओशन की जो वेस्टर्न साइड बन रही है उसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पर एक नेचुरल रीफ है। मैंने आपसे कहा था कि रीफ की डेफिनेशन बस आप सिंपली ये समझ लें कि ये एक ऐसा प्लेस होती है समंदर के अंदर के जहाँ पे बहुत ज्यादा आबी हयात पाई जाती है। वैसे तो और भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज है लेकिन वो हमारे लिए यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है। बैरियर रीफ इसको इसलिए कहा जाता है कि ये यहाँ पे ऐसे बनती है तो ये यहाँ के पानी को इस पानी से अलग कर देती है, तो एक तरह का बैरियर सा बना देती है, तो इसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। कहाँ पे लोकेटेड है? पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के साथ है और पैसिफिक ओशन में। फिर बच्चों पैसिफिक के अंदर दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट भी है। खुश्की का सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? डेड सी। लेकिन ओवरऑल अर्थ का सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? ये है मैरियाना ट्रेंच। फिर मैरियाना ट्रेंच के अंदर भी मल्टीपल डीप पॉइंट्स हैं। मतलब ये है तो बाहर एक ट्रेंच है लेकिन नीचे जाके इसकी भी ब्रांचेस बन जाती हैं, तो उन ब्रांचेस में से एक ब्रांच जिसको कहते हैं चैलेंजर्स डीप, ये सबसे गहरा पॉइंट बनता है। लेकिन एग्जाम में चैलेंजर्स डीप नहीं आता, एग्जाम के अंदर मैरियाना ट्रेंच ही आता है, तो हमने मैरियाना ट्रेंच को याद रखा। इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था एक शिप था जिसका नाम था HMS चैलेंजर। तो वो चैलेंजर के नाम से फिर इस जगह का नाम रखा गया चैलेंजर्स डीप। तो बस आपने याद रखना है मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। कितना गहरा है भाई? ये तकरीबन 11,000 मीटर्स गहरा है। जबकि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है दैट इज 88 एंड देन 48 मीटर्स, ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर। तो अगर हम उसको माउंट एवरेस्ट को उठाएं और उठा के मैरियाना ट्रेंच में डाल दें तो मैरियाना ट्रेंच तब भी फिल नहीं होती, ये इतना गहरा पॉइंट है। इंटरनेशनल डेट लाइन, ये वो लाइन है जहां से दुनिया में तारीख चेंज होती है। तो ये कहाँ पे है? ये भी पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन कितने कंट्रीज को टच करता है? तो 55 कंट्रीज को। और ब्लू वेल्स इसी में पाई जाती हैं। न्यू गिनी, ये इसका सबसे बड़ा आइलैंड है, न्यू गिनी। और ये है जो न्यू गिनी, ये दो हिस्सों में तकसीम है। इसका एक हिस्सा जो है वो एक अलग कंट्री है पापुआ न्यू गिनी के नाम से, और जिसकी वेस्टर्न साइड जो आपको पिंकिश कलर में नजर आ रही है ये इंडोनेशिया के कंट्रोल में है। इंडोनेशिया का ये एक सूबा है जिसका नाम है पापुआ। तो पापुआ न्यू गिनी और पापुआ ये दोनों मिलाकर एक आइलैंड बनता है न्यू गिनी के नाम से। और ये जो न्यू गिनी है ये पैसिफिक ओशन में पाया जाने वाला सबसे बड़ा आइलैंड। ओवरऑल ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है आफ्टर ग्रीनलैंड। अच्छा बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया की जो ईस्टर्न साइड है ना, इसमें आप देखें कितने सारे नाम लिखे हुए हैं आइलैंड से। यहाँ पे टोटल 14 इंडिपेंडेंट कंट्रीज है इस जगह पे। अब देखिए इतने सारे जो कंट्रीज होते हैं वो तो किसी कॉन्टिनेंट में होते हैं ना, लेकिन ये सिर्फ समंदर है और समंदर के अंदर इतने सारे कंट्रीज हैं। तो यही वजह है इस रीजन में, ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ का इलाका है ओशियानिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन ऑस्ट्रेलिया को भी ओशियानिया में काउंट करते हैं। तो इसमें टोटल 14 कंट्रीज है, तो इसको कहा जाता है ये वाटर कॉन्टिनेंट है। ये ओशियानिया क्या है? इट इज द ओनली वाटर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। कि इस जगह ये जो कंट्रीज हैं ये खुशकी के साथ तो कनेक्टेड नहीं है लेकिन ये पानी के साथ कनेक्टेड है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो दिस इज कॉल्ड द वाटर कॉन्टिनेंट। इसके 4 रीजन्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। फिर बच्चों ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड पे जहाँ पे न्यूजीलैंड है वहीं पे आप देखें, ये जो न्यूजीलैंड के साथ है ये जो पीच कलर में आपको नजर आ रहा है ये बहुत सारा जमीन का टुकड़ा है जो कि अभी है तो समंदर में, लेकिन कहा जाता है कि इन फ्यूचर ये समंदर से बाहर आ जाए तो इट विल बी द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको कुछ लोगों ने क्लेम भी किया है था एथ कॉन्टिनेंट। तो ये 8वां कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता है। ये कहाँ पे है? ये भी पैसिफिक में। और इसका नाम क्या रखा गया है? क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ है तो इसका नाम रखा गया जीलैंडिया। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए एग्जाम में कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं तो हम उसका जवाब 7 ही देंगे। वैसे आप लोग सुन के शायद हैरान हो, कुछ अरसे में यानी कि जब तक ये जीलैंडिया पानी से बाहर आएगा तब तक अफ्रीका भी टूट जाएगा और अफ्रीका टूट के 2 कॉन्टिनेंट्स बना देगा।
अफ्रीका की जो प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि कुछ अरसे में अफ्रीका जो है ये टूट के अलग हो जाएगा, और अफ्रीका दरमियान से टूटेगा, दो कॉन्टिनेंट्स बन जाएंगे। तो कॉन्टिनेंट्स की तादाद जो है ये आगे चल के बढ़ेगी, लेकिन आपके एग्जाम्स तक ये साथ ही रहेगी। इस समंदर में, ओशन में, सबसे ज्यादा आइलैंड्स पाए जाते हैं, टोटल 25,000 है। हवाई का आइलैंड जो है मतलब मोर देन 25,000 है। तादाद तो आपने याद रखनी है, बस आप ये याद रखना कि सबसे ज्यादा आइलैंड्स कौन से समंदर में पाए जाते हैं, पैसिफिक में पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक फेमस है हवाई का, जहाँ पे 1941 में जापान ने अटैक किया था, जिसको फेमस पर्ल हार्बर अटैक भी कहते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि हवाई जो है ये अमेरिका को ज्वाइन करने वाली द लेटेस्ट स्टेट है, द 50th स्टेट है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखें तो यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक बज़ाहिर तो एक पीसफुल सा ओशन है, लेकिन इसमें ये लैंड के साथ साथ जो है यहाँ पर मुसलसल टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं, और यहाँ पर वेल्कोनोज पाए जाते हैं, एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं। ये जो एक्टिव वल्केनोज हैं, इनकी वजह से, वो टेक्टिक मूवमेंट्स की वजह से यहाँ पे मुसलसल कहते हैं कि अर्थक्वेक्स आते हैं, इतने कि दुनिया के जो 90% ऑफ द अर्थक्वेक्स हैं वो इसी समंदर में आते हैं, 90%। और दुनिया के जो 75% ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज हैं वो इसी समंदर में पाए। तो बच्चों अब टाइम इस मीटिंग का खत्म होने वाला है, तो हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, तब हम इससे आगे मूव करेंगे। यहाँ तक मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समंदर है। ये इसकी लोकेशन है, अगर आप देखें तो इसकी ईस्टर्न साइड पर अफ्रीका, और यहाँ पे यूरोप है। यूरोप और अफ्रीका इसकी ईस्टर्न साइड पर है, जबकि इसकी वेस्टर्न साइड पे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है। इसकी नॉर्थर्न साइड पर ग्रीनलैंड है, और फिर इसके साथ ऊपर एंटार्क्टिक ओशन है, सॉरी आर्कटिक ओशन है। और इसकी जो सदर्न साइड है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एंटार्क्टिका है, और इसकी साइडों पर एंटार्क्टिक ओशन। यहाँ पर एक कैनाल बनाई गई, जहाँ पे ये कर्सर पॉइंट है, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई है जिसको कहते हैं पानामा कैनाल, या इसी को पानामा स्ट्रेट भी कहते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेट क्या होती है। ये एक ऐसा छोटा वाटर बॉडी होता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो एक नहर बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है कि इस साइड का जो समंदर है, यहाँ से लोग नेविगेट करके इस साइड के समंदर में आ जाए। यानी कि वो जो छोटी नहर है जो कि पनामा कैनाल या पनामा स्ट्रेट कहलाती है, वो अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है विद द पैसिफिक ओशन। और ये जो बारीक सी एक पट्टी है जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका को मिला रही है जमीन के रास्ते से, उसको कहते हैं इस्थमस। ये भी हमने कल डिस्कस किया था, इस्थमस और स्ट्रेट। फिर बच्चों यही वो क्वेश्चन है जिसमें 1912 के अंदर टाइटैनिक नाम का एक फेमस जहाज डूबा था, जो कि इंग्लैंड से जा रहा था न्यूयॉर्क। फिर उसी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए, टाइटैनिक से मिलता जुलता नाम है टाइटन। टाइटन नाम की एक ये आबदोज है, सबमरीन, जो मलबा देखने के लिए जा रही थी टाइटैनिक का, और ये इसी समंदर में ये गर्क हो गई थी। ये जो टाइटन नाम की सबमरीन है, ये किसकी मलकियत थी? ये ओशन गेट के नाम से एक कंपनी है, ये उसकी मलकियत थी। इसके अंदर 5 लोग थे जिसमें से 2 पाकिस्तानी थे। बच्चों ये है द मिड ऑफ दिस अटलांटिक ओशन, बिल्कुल दरमियान के अंदर अगर आप देखें तो ये जो आपको ये मैरून से कलर की एक लाइन नजर आ रही है, ये पहाड़ी सिलसिला है। और ये इतना लंबा पहाड़ी सिलसिला है कि ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका दोनों को मिला ले तो ये उससे भी बड़ा बनता है। दुनिया का जमीन के ऊपर जो सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है वो हमने पढ़ा था, दैट इज एंडीज।
तो आप एंडीज के साथ रॉकी को मिला लें, और जो तीसरा सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इन तीनों को मिला लें, फिर भी ये जो मिड अटलांटिक रिज है इसकी लेंथ इन तीनों को मिला लें तो भी उससे ज्यादा बड़ी बनती है। तो ओवरऑल खुश्की के ऊपर जो सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है वो एंडीज है। लेकिन जमीन के ऊपर अगर हम बात करें तो ये मिड अटलांटिक रिज जो है ये सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला बनता है, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। लेकिन एग्जाम के अंदर वो नहीं आता है, एग्जाम के अंदर ये एंडीज ही आता है। ये बच्चों यंगेस्ट ओशन भी है। यंगेस्ट ओशन क्योंकि इसकी जो विथ है ना ये बढ़ रही है, तो ये भी बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो यंगेस्ट ओशन है। और ये साल्टिएस्ट ओशन भी कहलाता है। यहाँ पे जो टाइड्स बनती हैं वो हाईएस्ट होती हैं। ये रिचेस्ट फॉर फिशिंग भी है यहाँ पे, क्योंकि वार्म और कूल्ड स्ट्रीम्स आपस में मिलती हैं। पानी के दो तरह के स्ट्रीम्स होते हैं, एक वार्म स्ट्रीम और एक कोल्ड स्ट्रीम। तो जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलती हैं वहाँ पे फिशिंग बहुत ज्यादा होती है। और ये बिजिएस्ट ओशन भी है दुनिया का, क्योंकि इसमें आपको पता है एक तरफ जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, नॉर्थ में यूरोप और अमेरिका, दूसरी तरफ जो है वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका है, जो कि मोस्टली चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मार्केट्स के दरमियान ये समंदर है। तो यही वजह है कि दिस इज आल्सो द बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज मिलवाकी डीप। मिलवाकी डीप जो है ये कैरिबियन के करीब लोकेटेड है, वेस्ट इंडीज के पास है। इसका जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो ये आपको सामने रेड कलर में नजर आ रहा है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये किसके पास है, ये डेनमार्क के पास है। वैसे ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये इसके ऊपर आप देखें तो आर्कटिक ओशन और नीचे है अटलांटिक ओशन। इसका ज्यादा हिस्सा जो है ना वो आर्कटिक ओशन में आता है, लेकिन इसको काउंट फिर भी अटलांटिक ओशन में किया जाता है। फिर इसी के साथ है फेरो आइलैंड्स, हमने पहले भी पढ़े थे। ये किसके पास है, ये भी डेनमार्क के पास है। और इसी में ये सी है जिसका नाम है सरगैसो सी, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि जितने भी सी हैं उनकी डेफिनेशन में ये तो शामिल है कि वो किसी एक साइड से खुश्की के साथ टच हो रहे होते हैं। लेकिन सरगैसो सी इज द ओनली सी इन द वर्ल्ड कि जिसको किसी भी साइड से खुश्की टच नहीं करती। और यहाँ पे ये देखें फॉकलैंड आइलैंड है, हमने इसको भी डिस्कस किया हुआ है पहले। ये कंटेस्टेड है बिटवीन अर्जेंटीना एंड द इंग्लैंड, और दोनों में इसकी वजह से 1982 में एक जंग भी हो चुकी है, जिसकी वजह से उस वक्त जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थेचर, उनको आयरन लेडी का खिताब मिला था, द आयरन लेडी। फिर बच्चों ये जो फेमस है बरमुदा ट्रायंगल, वो भी इसी समंदर में है। बरमुदा ट्रायंगल जो है वो भी इसी समंदर में है। अब हम चलते हैं तीसरे समंदर की तरफ, विच इज कॉल्ड द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की अगर आप लोकेशन देखें, इसकी ईस्टर्न साइड पे ऑस्ट्रेलिया है, इसकी नॉर्दर्न साइड पे एशिया है, इसकी वेस्टर्न साइड पे अफ्रीका है, और इसकी सदर्न साइड पे अंटार्कटिका है। और क्योंकि यूरोप के अंदर ईस्ट में वो जिन दो कंट्रीज को जानते थे, एक इंडिया और दूसरा चाइना, और समंदर के साथ क्योंकि इंडिया लगता था तो इंडिया की वजह से इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया। ये वार्मेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड भी है। ये वार्मेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड भी है। इसी ओशन में बच्चों मानसून की हवाएं चलती हैं, मानसून की बारिशें जो हैं वो भी इसी ओशन में होती हैं। और मानसून की बारिशें सबसे ज्यादा किस रीजन में होती हैं, वो बे ऑफ बंगाल में होती हैं। सी काउस या डुगोंग्स, ये एक जानवर है जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये भी इसी समंदर में पाया जाता है।
यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आइलैंड है मेडागास्कर के नाम से। मेडागास्कर अफ्रीका में आता है, लेकिन किस समंदर में लोकेटेड है? ये इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो सुंदाय ट्रंच है, इंडोनेशिया के पास है। स्ट्रेट ऑफ हर्मस, स्ट्रेट ऑफ हर्मस जो है ना बच्चों, ये यहाँ पर लोकेटेड है। स्ट्रेट ऑफ हर्मस, सॉरी, स्ट्रेट ऑफ हर्मस जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है, ईरान और यूएई के दरमियान। और इससे ऊपर है गल्फ ऑफ अदन, सॉरी गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ। इन दोनों के दरमियान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हर्मस है। तो स्ट्रेट ऑफ हर्मस कहा जाता है कि ऑयल की सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो स्ट्रेट ऑफ हर्मस से होती है। फिर यहाँ पर मलाक्का स्ट्रेट है। मलाक्का स्ट्रेट जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट है। ये जो मलाक्का स्ट्रेट है ये सबसे बड़ी स्ट्रेट है। और हमने तुर्की में पढ़ी थी बास्फोरस स्ट्रेट, वो दुनिया की सबसे छोटी स्ट्रेट है। अच्छा, डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया जो है ना, ये यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। डियागो गार्सिया के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि डियागो गार्सिया किसके कब्जे में है। डियागो गार्सिया बेसिकली इंग्लैंड के हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर अमेरिकन नेवी की बेस है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अमेरिकन नेवी की जो इंडियन ओशन की बेस है, नेवल बेस है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है डियागो गार्सिया। इंडिया यानी कि ये इस रीजन के अंदर इंडियन ओशन के आसपास अगर अमेरिकन नेवी ने कहीं पे पहुंचना हो या अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स कहीं पे करने हो तो जहाज कहाँ से आते हैं? वो डियागो गार्सिया में आते हैं। वैसे तो और भी अदर भी प्लेसेस हैं, लेकिन बैकअप जो है वो डियागो गार्सिया से आता है। ये सेशल्स के नाम से एक कंट्री है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी मेडागास्कर के साथ है, इंडियन ओशन के अंदर। आइलैंड्स हैं बहुत सारे। तो जो बहुत सारे आइलैंड्स इकट्ठे होते हैं उसको कहा जाता है आर्कीपेलागो। तो ये आर्कीपेलागो है, यानी कि इसमें बहुत सारे आइलैंड्स इकट्ठे हैं। बस हमने याद क्या रखना है? हमने याद रखना है कि सेशल्स क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है। सेशल्स जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, लेकिन ये समंदर के अंदर लोकेटेड है। कौन से समंदर में? ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है। इसके बाद बच्चों सदर्न या एंटार्क्टिक, ये बिल्कुल साउथ में लोकेटेड है। ये जो आपको व्हाइट कलर में नजर आ रहा है ना, ये है एंटार्क्टिका। और ये जो आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, डॉटेड सा सर्कल, ये सर्कल के अंदर जो पानी है दैट इज कॉल्ड द सदर्न ओशन। अब यहाँ पे देखें, सदर्न ओशन और अटलांटिक, सदर्न और इंडियन, इनके दरमियान कोई बाउंड्री नहीं है। बस ये डिसाइड कर लिया गया कि साउथ में 60 डिग्री से ऑनवर्ड्स जो समंदर है वो सारा सदर्न ओशन कहलाता है। तो 60 डिग्री से ऑनवर्ड जो समंदर है वो कहलाता है सदर्न ओशन। सदर्न जो है ये चौथा बड़ा समंदर है, क्योंकि ये अंटार्कटिका के आसपास लोकेटेड है तो इसको एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं। तो इससे यहाँ पे देखें तो इंडियन ओशन जो कि वार्मेस्ट है, लेकिन ये क्योंकि ये सारा कवर्ड विद आइस है तो ये कोल्डेस्ट एंड वाइल्डेस्ट ओशन है। वाइल्डेस्ट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं। इसको अगर आप देखें तो ये चारों साइडों से, इसकी चारों साइडों पे समंदर ही समंदर लोकेटेड है। अच्छा बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन होल ये कहाँ पाया जाता है? ओजोन होल बेसिकली यही सदर्न ओशन के ऊपर पाया जाता है।
ओजोन क्या है? ओजोन बेसिकली O3 इसका फार्मूला होता है। तो ये ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलके ओजोन बनाते हैं। ओजोन कब डिस्कवर हुई थी? 1867 में डिस्कवर हुई थी। स्नोपियन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था। और इसके ऊपर एक होल है। ये कब डिस्कवर हुआ था? ये जोनाथन शैकलिन ने 1985 में इसको डिस्कवर किया था। फिर बच्चों, आखिरी क्वेश्चन, दुनिया का सबसे छोटा समंदर ये कहाँ पे है? ये बिल्कुल नॉर्थ में लोकेटेड है। तो इसकी एक साइड पे देखें, ये कनाडा है और ये ग्रीनलैंड है। इस साइड पे अगर आप देखें तो ये है एशिया, यानी कि रशिया। और यहाँ पे अगर आप आए तो ये है यूरोप। तो ये एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, इनके दरमियान में लोकेटेड है। और इसके बारे में ये कहा गया कि नॉर्थ में 66 डिग्री से आगे जो भी है वो आर्कटिक ओशन। तो बस एक जगह डिफाइन कर दी गई है। ये स्मॉलेस्ट है, इसको नॉर्थ पोल भी कहते हैं, ये बिल्कुल नॉर्थ में लोकेटेड है। और ये सारा कवर्ड विद आइस है। इस रीजन के अंदर पोलर बियर्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे सैलिनिटी जो है वो बहुत कम है। अच्छा बच्चों, एग्जाम में ना कुछ समुद्री तूफानों के बारे में पूछा जाता है कि ये समुद्री तूफान कहाँ पर आते हैं। तो भाई, जो इंडियन ओशन में आने वाले तूफान है ना, उनको तो कहते हैं साइक्लोन्स। अटलांटिक में आने वालों को कहते हैं हरिकेन्स। हरिकेन्स। अब बात आती है पैसिफिक ओशन की। इसके अंदर 3 डिफरेंट नाम है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पैसिफिक में जापान के करीब आने वाले तूफानों को क्या कहते हैं। तो जापान के करीब आने वाले तूफान जो है उनको कहते हैं टाइफून्स। ये जापान और फिलीपींस वगैरह के करीब आते हैं। पैसिफिक के अंदर ये ओशियानिया रीजन में आने वाले जो तूफान है उनको क्या कहते हैं? उनको साइक्लोन कहते हैं। और अमेरिका के पास जो पैसिफिक में आते हैं उनको कहते हैं हुरिकेन। अच्छा, अब इनको एक और तरह से भी आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो तूफान आ रहे हैं वो साइक्लोन्स हैं। अमेरिका के आसपास जो तूफान आ रहे हैं वो हुरिकेन्स हैं। और जापान के पास जो आ रहे हैं वो टाइफून्स हैं। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि कौन सा जो कॉन्टिनेंट है वो किस समंदर के पास लोकेटेड है, तो फिर आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम एक बार पूरे इस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। दुनिया में 5 ओशंस हैं: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक। और पाइसा के नाम से हम एक बना के, एब्रीवेशन बना के, निमोनिक बना के इसको इस सीक्वेंस के साथ याद नहीं कर सकते। डीपेस्ट पॉइंट जो है पैसिफिक ओशन में वो मैरियाना ट्रेंच है, जो कि ओवरऑल भी अर्थ के ऊपर डीपेस्ट पॉइंट है। इसका जो सबसे बड़ा आइलैंड है दैट इज द गिनी आइलैंड। इसके अलावा ये लार्जेस्ट ओशन भी है, डीपेस्ट ओशन भी है, लार्जेस्ट रीफ यहाँ पाई जाती है, सबसे ज्यादा सी इसी में है। और फिलिपाइन सी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सी है, वो भी यहीं पे लोकेटेड है। फिर अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे मिल्वाकी डीप डीपेस्ट पॉइंट है। ग्रीनलैंड इसका सबसे बड़ा आइलैंड है। ये यंगेस्ट है, बिजिएस्ट है, साल्टिएस्ट है, रिचेस्ट फॉर द फिशिंग है। एंड मिड अटलांटिक रिज भी यहाँ पे पाई जाती है। इंडियन ओशन के अंदर समुदाय ट्रेंच है। इसका डीपेस्ट पॉइंट मेडागास्कर इसका सबसे बड़ा आइलैंड है और ये रिचेस्ट फॉर द ऑयल ट्रेड है। सदर्न ओशन में साउथ सैंडविच ट्रेंच ये डीपेस्ट पॉइंट है। थर्स्टन जो है ये इसका सबसे बड़ा आइलैंड है। ओजोन होल इसके ऊपर पाया जाता है और ये सारा कवर्ड बाय द वाटर है। ऑन द अदर हैंड, आर्कटिक जो है ये स्मॉलेस्ट है और ये ऑल सराउंडेड बाय द लैंड है। इसकी सैलिनिटी है लोवेस्ट। और पोलर बियर्स भी यहाँ पाए जाते हैं।
दैट वाज ऑल अबाउट द ओशियंस बच्चों। कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।